आतंकवादियों ने एक प्लानिंग के तहत एक योजना बना करके उन्होंने इनोसेंट लोगों को गोलियों को निशाना बनाया। बेगुनाह बच्चियों का जो उन्होंने सिंदूर मिटाने की कोशिश करी, तो भारत सरकार ने फैसला किया कि हम लोगों को छोड़ेंगे और जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान में जो उनके अड्डे हैं उनको हम नष्ट करेंगे। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर लिया गया। एक बड़े स्टीक और एक कैलकुलेटेड तरीके से भारत सरकार ने इसकी प्लानिंग करी। 90% से ज्यादा लोगों ने इसकी सराहना की है, इसकी कामयाबी की। तो कामयाबी में तो इसमें शक की कुछ नहीं, वायुसेना का ज्यादा रोल है जी। लेकिन प्लानिंग तीनों सेनाओं की इकट्ठी होती है। जितने भी पाकिस्तान के ड्रोन आए, तो जहां भी पाकिस्तान ने हरकत करी तो एयर में ही ऑन द वे इटसेल्फ उनको डिस्ट्रॉय किया गया। तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है, हम पाकिस्तान से बहुत आगे हैं और पाकिस्तान के साथ में मुकाबला भी नहीं करना चाहिए। तो ऑपरेशन सिंदूर में तो पाकिस्तान 3 दिन ही टिक सका। 3 दिन टिक सका, बिल्कुल। पाकिस्तान has literally begged from us। हम लोगों के हमारे प्लेन गए, वहाँ मेडिकल टीम्स गए, वहाँ दवाइयाँ गई, सब कुछ गया ना। लेकिन तुर्की ने, मुझे समझ नहीं आया किस ढंग से उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। जनरल से जनरल अरोरा, उनके सामने 1 लाख पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया। बिल्कुल। इस समय ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई, इसी की चर्चा पूरे देश में और दुनिया में भी हो रही है। तो हमने भी सोचा कि अपने स्ट्रेट ड्राइव वीकली शो को क्यों ना इसी पर फोकस रखा जाए। और सबसे बड़ा पराक्रम जो रहा भारतीय सेना में वो रहा हमारी वायुसेना का, इंडियन एयरफोर्स का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री भी आदमपुर बेस कैंप पहुंचे और रक्षा मंत्री श्रीनगर पहुंचे बेस कैंप में और जाकर सीधे वायुसेना के जवानों से, अधिकारियों से मुलाकात की, क्योंकि हमारी वायुसेना ही थी जिसने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और आतंकवाद की यूनिवर्सिटियों को तबाह कर दिया। तो आज के स्ट्रेट ड्राइव में मेरे साथ एक खास गेस्ट, एज ए पॉलिटिशियन तो आपने ये बहुत देखा होगा, मगर एज ए एयरफोर्स ऑफिसर, एज ए स्क्वाड्रन लीडर राजेंद्र सिंह चिप साहब, बहुत लंबा अरसा इन्होंने भी एयरफोर्स में बिताया है और 65 और 71 की वार में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। आज के एयरफोर्स को कैसे देखते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर पे भी बात करेंगे और एयरफोर्स के कुछ खास बातें वो भी इनसे जानेंगे। शिव साहब नमस्कार। और सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की आपको भी बधाई, क्योंकि एक एक्स फौजी हैं आप, तो ये तो एक पराक्रम वाली बात रहती है। ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते हैं? एयरफोर्स ने जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को तबाह कर दिया। देखिए, ऐसा है कि पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ जी, किस लिए किया गया। भारत सरकार ने, जो हमारी जो सेना है, तीनों सेना के जो हमारे अंग है, जो हमारी मिलिट्री है जी, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर क्यों टेकअप किया, इसकी बुनियाद जो है वो है आतंकवाद। आतंकवाद की बुनियाद है पाकिस्तान, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस और इवन पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, ये सब मिले हुए हैं। और उसी आतंकवाद की बुनियाद पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ। जब पिछले महीने 22 अप्रैल को, जी मुझे ऐसे याद होगा, 22 अप्रैल को जब हमारे इनोसेंट टूरिस्ट जो देश के कोने कोने से कश्मीर में गए थे, पहलगाम में, तो आतंकवादियों ने एक प्लानिंग के तहत एक योजना बना करके उन्होंने इनोसेंट लोगों को गोलियों को निशाना बनाया। और सबसे बड़ी बात है कि उनका धर्म पूछ करके और उनके जो फैमिली मेंबर्स थे, जैसे मर्दों को मारा गया तो उनकी बीवियां, उनकी माताएं, उनकी बहनें, उनके बच्चे सब सामने थे। और जिस ढंग से मारा, तो उसमें भारत सरकार ने ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान को, जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान में, जो उनके अड्डे हैं, उनको हम नष्ट करेंगे। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर लिया गया। यानी जिन आतंकवादियों ने हमारी बहनों का, हमारी माताओं का, हमारी बच्चियों का, बेगुनाह बच्चियों का जो उन्होंने सिंदूर मिटाने की कोशिश करी,
तो भारत सरकार ने फैसला किया कि हम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ। सर, ऑपरेशन सिंदूर कितना कामयाब रहा? जिस तरह से हमने देखा कि शुरू में ये बताया गया कि 9 आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान ने रिएक्ट किया तो हमने भी जबरदस्त रिटेलिएट किया, और उसमें आप इस ऑपरेशन को अभी तक कितना कामयाब मानते हैं? मैं कहता हूं कि देखा जाए, अगर इसके सब पहलू देखें जी, ऑपरेशन सिंदूर से पहले डिप्लोमेटिक चैनल्स पर, पॉलिटिकल चैनल्स पर एक बड़े स्टीक और एक कैलकुलेटेड तरीके से भारत सरकार ने इसकी प्लानिंग करी जी, तो यहाँ तक इसकी कामयाबी का सवाल है, मेरे ख्याल में दुनिया की कोई ऐसी मीडिया चैनल्स नहीं होगी या मीडिया के लोग नहीं होंगे जिन्होंने देखा जाए तो 90% से ज्यादा लोगों ने इसकी सराहना की है, इसकी कामयाबी की। तो कामयाबी में तो इसमें शक ही कुछ नहीं। अच्छा सर, दूसरा एक चीज है कि ये ओवरऑल जो ऑपरेशन था तकरीबन बैकअप, आर्मी का बैकअप तो था मगर एयरफोर्स ही फ्रंट में थी, तो एयरफोर्स का कितना बड़ा रोल था इसमें? इस सबको सक्सेसफुल ऐसा नहीं होता। देखिए, जब इस किस्म की स्थिति होती है तो उस समय तीनों सेनाओं का रोल होता है, वायुसेना का भी, थल सेना का भी, नौसेना का भी। नौसेना जैसे भारत की जो नौसेना थी वो हिंद महासागर में, अरब सागर में बिल्कुल वो तैनात थी वहां, तो वो पाकिस्तान को वहां से देख रही थी और उनकी पूरी प्लानिंग थी कि हमने इन आतंकवादियों के अड्डों को हमने कहाँ हिट करना है जी। इसी तरीके से जो वहाँ जो आतंकवादियों के अड्डे थे, जो उनके ट्रेनिंग कैंप्स थे, उनको तबाह करने के लिए, नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए इसमें कुछ शक की बात नहीं कि वायुसेना का ज्यादा रोल है जी। लेकिन प्लानिंग तीनों सेनाओं की इकट्ठी होती है, क्योंकि जब एयरफोर्स वायुसेना को अपने हिसाब से जब उन अड्डों को नष्ट करने के लिए जाती है तो उस समय हमारी जो थल सेना होती है वो भी बिल्कुल सीमाओं पर तैयार रहती है और जिस किस्म की स्थिति हो उसके हिसाब से एक्ट करती है। सर, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स आज की डेट में पूरे विश्व में कितनी स्ट्रांग एयरफोर्स मानी जाती है? आपने भी 1965 से 82 तक सर्व किया हुआ है। देखो, बहुत समय हो गया मुझे छोड़े हुए। 82 में मैंने छोड़ा, 19 साल सर्विस करने के बाद पेंशन छोड़ी मैंने। उस समय हालात ऐसे थे, मुझे आना पड़ा। लेकिन इस समय, अगर उस समय 82 से अगर हम 2025 की वायुसेना को अगर हम मुकाबला करें जी, तो मैं कहता हूँ कोई लाखों हाथों का फर्क है इसमें कि हम बहुत आगे चले गए हुए हैं। तकरीबन मैं ये कहूँगा कि हर फील्ड में जी, चाहे हमारा एयर डिफेंस हो जी, चाहे हमारी स्ट्राइकिंग पावर हो, चाहे हमारे ट्रांसपोर्ट कैरियर हो, चाहे हमारे हेलीकॉप्टर्स हो, चाहे हमारे मिसाइल्स हो, सरफेस टू एयर मिसाइल हो या एयर टू एयर मिसाइल हो, तो हर लिहाज से हम बहुत आगे जा चुके हैं। इसलिए उस समय की एयरफोर्स का आज की एयरफोर्स से मुकाबला करना कोई बात बनती नहीं। आज हम बहुत मजबूत हैं। हमने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल हमले भारत पे किए 8 और 9 और 10 मई को, और उसको हमारे सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरे तरीके से सक्सेसफुली उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो क्या अब हमारे पास टेक्नोलॉजी वाइज, क्योंकि आप इंजीनियरिंग से भी रहे हैं, तो ये कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास है S-400? हम देखिए, मैं बताता हूँ कि जब मैं अगर हम 65 की बात करें तो 65 जो हमारा भारत पाक युद्ध हुआ 18 दिन जी, मैं उस समय एयरपोर्ट स्टेशन अंबाला पर था जी। तो उन दिनों जब दुश्मन के जहाज हमारे ऊपर अटैक करते थे या हमारे जहाज उधर अटैक करने के लिए जाते थे, उस समय सिर्फ एंटी एयरक्राफ्ट गन्स होती थी जो जहाजों को गिराने में काम आती थी जी। धीरे धीरे मिसाइल का युग आगे बढ़ने लगा। तो इसमें यहाँ तो जो प्रश्न आपने पूछा है, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसमें बहुत मजबूत है जी। यानी मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर हम देखें जितने भी पाकिस्तान के ड्रोन आए और पाकिस्तान से ज्यादा ड्रोन भेजे गए वो ज्यादा
तुर्की तुर्की के थे। तुर्की के जो ड्रोन थे वो थे जी उसमें, और जो उनके जो एयरक्राफ्ट फाइटर वगैरह थे वो चाइनीज उन्होंने यूज किए हैं, जो मुझे जैसे मुझे मीडिया से नॉलेज मिलती है। मैं अंदर की बात नहीं कर सकता, ना मैं उस पर टिप्पणी करना चाहता हूँ। जी तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है। सिर्फ मैं एक इक्विपमेंट की बात करूंगा कि S-400 जो एक रशियन इक्विपमेंट है, जी। जो हमने रिसेंटली पिछले साल 2 साल में अपनी वायुसेना में उसको किया। इंट्रोड्यूस किया है, तो वो इतना मजबूत सिस्टम है। आज तो रशिया के पास इससे भी बेहतर है, लेकिन S-400 जो है वो इतना मजबूत है, जितने भी पाकिस्तान के ड्रोन आए, जहां भी पाकिस्तान ने हरकत करी भारत के ऊपर आक्रमण करने की, तो एयर में ही ऑन द वे इटसेल्फ उनको डिस्ट्रॉय किया गया, और एक भी उनका ड्रोन जो था कामयाब नहीं हुआ। वो सफल नहीं हुआ। तो सर, इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम की कितनी मजबूती है और किस ढंग से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में काम किया, इसका सिक्का दुनिया ने माना है, दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया है। इसमें कोई सबूत देने की बात नहीं, सारी बातें लोगों ने खुद देखी हैं। इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले पाकिस्तान की एयरफोर्स को आप कहाँ मानते हैं? देखिए, मुझे अगर पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि भारत इस समय उस स्थिति में है, हमारी अगर डेमोक्रेसी को ले लें आप, और मैं सैनिकों की बात ही करूंगा क्योंकि टॉपिक उसी का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। भारत की जो सेना है, जो तीनों सेना के अंग है हमारी, थल सेना, वायु सेना, नौसेना जी, इसको पाकिस्तान से कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं। पाकिस्तान जो है वो डिपेंड कर रहा है, उसके पास में जो 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 लेटेस्ट फाइटर जो है, जैसे उनका वो J सीरीज का जो फाइटर एयरक्राफ्ट चाइनीज है, जी जी, उसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई खास F-15 भी है उनके पास में, जो अमेरिका ने दिया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर भी पाबंदी है कि वो भारत के खिलाफ यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने यूज किया था पीछे जी। आपको पता है, जब वो थोड़ा पीछे आपस में हलचल हुई तो हमारे जो था वो हमारी फाइटर ने जो उनका F-15 गिरा दिया था जी। मिग एयरक्राफ्ट ने। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा कोई मुकाबला नहीं है, हम पाकिस्तान से बहुत आगे हैं, और पाकिस्तान के साथ में मुकाबला भी नहीं करना चाहिए। आज अगर मुकाबला हम करें तो दुनिया की जो 4-5 एयरफोर्सेस हैं बड़ी, उनमें से भारत की एक वायुसेना है, या वायुसेना की मिलिट्री शक्ति है, या वायुसेना की थल सेना है, या सब सारी मिलिट्री पावर को मिला करके देखे तो हम बहुत आगे उसमें। शिव साहब, जब आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था 65 बार में, 71 बार में जो पाकिस्तान के साथ हुई, उस समय का कोई ऐसा एक्सपीरियंस, उस समय इंडियन एयरफोर्स ने किस तरह से स्ट्रेटेजी से काम किया, कैसे पाकिस्तान की कमर तोड़ी? 2 बातें मैं आपको बताता हूँ। 65 बार में जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध शुरू हुआ, तो सबसे पहले जो मेरी नॉलेज कहती है, उस समय की नॉलेज जी, सबसे पहले पाकिस्तान ने जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो शम सेक्टर था, शम जोरिन सेक्टर था, अखनूर का एरिया जो था, इसमें उन्होंने हमें पुश करने की कोशिश करी, और पाकिस्तान काफी आगे बढ़ाया था। अच्छा, अब ये तो भारत सरकार ने उसमें फैसला लिया होगा, हम उसमें कोई ज्यादा नहीं हम जानते जी। लेकिन उस समय क्योंकि मैं अंबाला में था जी, और मैं I was one among those officers of the Air Force Station Ambala, Air Force officers, जिन्होंने मिलकर के हमारे जो नेट एयरक्राफ्ट थे, जिनको अजीत भी हम कहते हैं, अच्छा, फाइटर जो था, सबसे अच्छा फाइटर उसमें हमारे पास नेट था। नेट वो हमारा अपना था, नेट, हाँ, हमारा यही का बना हुआ था जी। तो नेट एयरक्राफ्ट को उसमें 4 एयरक्राफ्ट वहां भेजे गए, मुझे आज भी याद है, जिसमें एक स्क्वाड्रन लीडर एजिया संधू था, अच्छा, एक स्क्वाड्रन लीडर पठानिया था जी, एक स्क्वाड्रन लीडर ट्रेवर कीलर था, अब चौथा नाम मुझे याद नहीं आ रहा कि चौथा उनमें कौन था जी। लेकिन 4 लोगों को भेजा पठानकोट से होकर के। उन्होंने जब शम पे जो पाकिस्तान की सेना बढ़ती आ रही थी, तो उसको रोकने के लिए नेट ने सबसे ज्यादा काम किया। अच्छा,
इसके अलावा जब पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया तो पंजाब का जो सेक्टर था, जो फिरोजपुर सेक्टर था, जो अदर उसके साथ साथ जो बॉर्डर था पंजाब का, वहां भी हमारी एयर ने बड़ा काम किया। जो पाकिस्तान के टैंक थे, उसमें सबसे बढ़िया टैंक पाकिस्तान के पैटर्न टैंक था। अच्छा। तो उसकी तबाही मचाई एंड ऑल दैट। तो हमें वहां का ये एक्सपीरियंस है अम्बाला का, कि अम्बाला में पाकिस्तान के जो जहाज थे उन्होंने कोशिश करी अम्बाला के जो बेस को बम्बार्ड करने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। बल्कि कुछ हॉस्पिटल पे बम पड़े, कुछ चर्च पे बम पड़े, कुछ एयरफोर्स ऑफिस मेस के पास बम पड़े एंड ऑल दैट। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि उस समय जो था, नेट एयरक्राफ्ट ने बहुत प्रोमिनेंट रोल अदा किया हमारे फाइटर ने। साथ में और भी जहाज थे, हमारे पास मिस्टियर थे, हंटर्स थे, जो और हमारे जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट उस समय था जिसने पाकिस्तान की तबाही करी, वो थे कैनबरा था। ये जहाज थे उस समय हमारे पास। लेकिन आज हमारी शक्ति बहुत बढ़ चुकी है जी। हम बहुत आ चुके हैं, बहुत आगे जा चुके हैं। एयर डिफेंस में भी बहुत आगे जा चुके हैं। हमारी स्ट्राइकिंग पावर, अगर जमीन पर जो मार करनी हो, उसमें भी हम बहुत आगे जा चुके हैं। 71 की वार में आप बांग्लादेश के ऑलमोस्ट पास में थे उस तरफ। उस समय भी हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक आर्मी डिवीजन जो एक सेक्टर को बांग्लादेश में देख रहा था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, हम उसके साथ पोजीशन थे। बिल्कुल हम बॉर्डर पे थे। और एक एयरफोर्स की यूनिट होती है जो आर्मी के साथ कोऑर्डिनेट करती है ड्यूरिंग द वॉर। एक किस्म का टैक्टिकल एयर सेंटर होता है जिसको जो कोऑर्डिनेट करता है। तो हमारी उस समय ड्यूटी जो थी आर्मी के साथ थी। बिल्कुल हम बांग्लादेश के बॉर्डर पर थे। बांग्लादेश में दो बातें मैं ये कहूँगा जो उस समय सारी दुनिया भी कहती है और मैं भी कहना चाहता हूँ, कि एक तो उस समय भी अमेरिका का रुख हमारी तरफ अच्छा नहीं था।